सखी सहेली कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी हैं मंदाकिनी जी? कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती थी कि संगीता जी, आज आप अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल संगीत की तरह मधुर और ऊर्जा से भरपूर लग रही हैं। जी देखिए, नववर्ष है और नवस्फुरन जिसको कहते हैं कि नए अवसर हैं, नई उम्मीदें हैं, नई संभावनाएं हैं, तो ऊर्जा से भरपूर हमारे श्रोता भी हैं, हम लोग भी हैं। नया साल कुछ इसी उम्मीदों और खास जो तैयारियां हैं उनके साथ लेकर आता है। हाँ। और इसी प्रसन्नता और ऊर्जा के साथ हम अपने सखियों और सखाओं से भी बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में और उनका भरपूर मनोरंजन भी करेंगे। हाँ, और आज हम जिन विषयों पर बात करेंगे उन विषयों के बारे में बता दें अपने साथियों को कि आज हम रफ ड्राइविंग पर बात करेंगे कि रफ ड्राइविंग से बचें और ग्रीटिंग कार्ड का जो घटता चलन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी, सावित्रीबाई फूले पर बातचीत करेंगे आज इन पर। आज जयंती है जी, और बालिका दिवस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बालिका का दिन तो हर दिन ही होता है। हाँ, क्योंकि सावित्रीबाई जी की बात है जहाँ तक, तो बच्चियों की बात करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो है कल 4 जनवरी को लुईस ब्रेल की जयंती है और उसी अवसर पर हम उनकी बातचीत आज करेंगे। जी, तो पहले एक गीत सुन लें। हाँ। दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। दूर हुआ हमका नशा, मुझको खुशी मिल गई, झूठी दुनिया मेरी दिल की कली खिल गई। दिल मेरा लेने लगा अंगड़ाइयाँ, अंगड़ाइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। आने लगा दिल को मजा उनसे मुलाकात, आने लगा दिल को मजा उनसे मुलाकात, दिन भी मेरे रातें मेरी, डर मुझे किस बात का, दिन भी मेरे रातें मेरी, डर मुझे किस बात का। साथ है मेरी परछाइयाँ, परछाइयाँ, आ गए वो मिट गई तन्हाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ। प्यार भरे गीत मेरे लब पे है आए हुए, प्यार भरे
है। हाँ, तो दिल में बजी प्यार की शहनाइयाँ, नए साल के आगमन के साथ ही जो है ये बात सच है कि शहनाइयाँ भी बजने वाली हैं। कुछ ही समय बाद विवाह फिर से शुरू होने वाले हैं संगीता जी, है ना। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि आप कहीं भी जाते हैं दूर दराज विवाह के अवसर पर या किसी अवसर पर, तो हम ड्राइविंग करते हैं, है ना। आप मुझसे भी पूछ रही थी कि क्या आप गाड़ी चलाती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हाँ मैं गाड़ी चलाती हूँ। और आपने कहा था कि कैसा रहा था आपका अनुभव, कैसा रहा, तो मैंने आपसे ये कहा था कि अच्छा अनुभव भी रहता है और बुरा भी रहता है, क्योंकि दुर्घटनाएं घटती भी हैं और आप जख्मी भी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियां सबके साथ आती हैं कि आप सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन सामने वाला रफ ड्राइविंग कर रहा है, और ऐसी स्थिति में आप शिकार हो जाते हैं दुर्घटना का। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से लोगों को सतर्क होना चाहिए कि जो चला रहे हैं वो भी और जो चल रहे हैं वो भी, दोनों तरफ से सतर्क रहें। तो कुछ लोग देखा जाता है कि बहुत ही रफ ड्राइविंग करते हैं, तो वाहन का जो एक नियंत्रण होता है ना वो बना के चलना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वहीं ऐसी बातें होती है कि नियंत्रण खो बैठते हैं, और जब बहुत स्पीड होती है तो फिर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आज के समय में वैसे अगर देखा जाए मंदाकिनी जी, तो बहुत सारी वाहनों की जो संख्या है वो भी काफी बढ़ गई है। हाँ। और सड़कों पर ट्रैफिक भी जो स्थिति है वो बहुत ही अजीब व गरीब सी नजर आती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके खतरे होते हैं, और जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको अपनी गाड़ियों के भी और सामने वाले की और साथ ही साथ जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनके पालन हम नहीं कर पाते पूरा, और ये हमें पता नहीं होता कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, और हम दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। और एक बात और है संगीता जी की, एक बार हुआ ये कि एक कार चला रहा था व्यक्ति और अपनी मूर्खता का उसने परिचय क्या दिया कि वो रफ ड्राइविंग कर रहा था और कार को सड़क पर इधर उधर तिरछा आड़ा करके स्टंट टाइप से सीन कर रहा था। और अचानक क्या हुआ कि किसी कार को ओवरटेक करता हुआ निकला और सामने से एक ट्रक आया और उससे जा भिड़ा, और देखते देखते मामला बिल्कुल बदल गया। कहाँ तो वो स्टंट सीन हो रहे थे और कहाँ जाकर दुर्घटना का शिकार हुआ और उसका अंत हो गया, उसकी जिंदगी का अंत हो गया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सड़क पर कोई आगे से या पीछे से ड्राइविंग करते हुए आता है और आपको टक्कर मार सकता है और आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या अपनी जान जो है जोखिम में डाल सकते हैं। जी, और युवा भी इसमें बहुत ज्यादा हैं और युवतियां भी हैं, तो दोनों को ही सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे में होता कि अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मतलब कुछ एक फ्रेंड्स होते हैं जो मिलकर साथ चलाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आगे चल के कि कौन एक आगे निकलेगा, रेस लगाना होता है, सी होने लगती है। युवा लोगों में खासतौर से कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ये होता है कि अगर गाड़ियां हैं, चाहे मोटर बाइक चला रहे हैं वो, चाहे कुछ भी चला रहे हैं, वो रेस लगाएंगे और आगे कौन दौड़ता है कि जो उनकी जो प्रवृत्ति होती है, एक उम्र का जो उत्साह होता है उसका वो परिचय देते हैं, लेकिन उसका अंत कई बार बहुत बुरा हो जाता है। या फिर उनके साथ या फिर वो कहीं गाड़ी जाके किसी को डैश कर सकती है। बिल्कुल, तो जीवन तो हमारा अनमोल है संगीता जी, और इसे मूर्खता में हम खत्म नहीं करें। और माता पिता से भी हम अपील करते हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं आपके, उन्हें तो गाड़ी चलाने बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है, क्योंकि अधिकांश हादसों में कम उम्र के बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। और उबड़ खाबड़ जो सड़कें होती हैं उन पर वाहन चलाते समय कई बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। मसलन जैसे गाड़ी चलाने से पहले ब्रेक है, फिर हॉर्न है, लाइट है, टायर है, पेट्रोल है, या फिर अगर कोई गाड़ी ऐसी भी है जो गैस से चल रही है, तो ये सब कार सिस्टम या सावधानी पूर्वक इसकी जांच कर लें पहले निकलने से पहले, या फिर अगर कुछ ऐसा है तो आप उस हिसाब से फिर गाड़ी चलाएं कि भाई ये चीज है, ये हो सकता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। और सड़क पर अपना वाहन चलाते समय एक बात और है कि आपको शांत और सरल रहना है। घर से लड़ाई झगड़ा करके, घर से आप क्रोध में आके, या आधी नींद के बाद आप निकल रहे हैं, या आप कहते हैं नशे का सेवन कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, इन सब कारण से भी वाहन की गति को आप अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं रख पाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जो ड्राइविंग जब आप करते हैं तो अपनी कार को दाईं लेन में चलाने से बचना बेहतर होता है। भारी लोड के कारण देखिए आमतौर पर जो सड़क का वो हिस्सा है वो इस्तेमाल होता है, जिससे उस पर कई गड्ढे हो जाते हैं। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो फिर वो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए साथ में संगीता जी, कुछ लोग वाहन चलाते समय लगातार बेवजह हॉर्न भी बजाते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है कि एक छोटी सी गाड़ी है और हॉर्न बजा रहे हैं, और एक बहुत बुरी आदत है कि आप एक तो रफ ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ ही आप लगातार हॉर्न बजाकर दूसरे वाहन चालकों
चालकों को या पैदल चलने वालों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जहाँ तक ये हॉर्न बजाने की बात आपने बताई, तो ये है कि मैं देखा ये गया है कि 2 पहिया वाहन में 4 पहिया वाहन का हॉर्न लगा लेते हैं। हाँ, ये और होता है। हाँ, तो बिल्कुल। और तो उससे क्या होता है कि आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ता है एक बार कि भाई कहीं कार तो नहीं आ रही है, गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो इस बात से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। बिल्कुल, जो गाड़ी इस्तेमाल होती है उसी का हॉर्न होना चाहिए, इस्तेमाल करें। हाँ, क्योंकि हॉर्न भी लोग पहचानते हैं। बिल्कुल, ये किस गाड़ी का हॉर्न हो सकता है। और इसी चक्कर में हम कई बार गाड़ी चलाते हुए या स्कूटी चलाते हुए पीछे देखती हैं कि अरे कार तो नहीं आ रही। पता चलता है कोई युवा मोटर बाइक चलाता हुआ या स्कूटी चलाता हुआ हॉर्न बजा रहा है। ईयरफोन्स का भी इस्तेमाल भी करके लोग चलते हैं, रास्ते भर में बातचीत करते हुए चलते हैं, गर्दन को टेढ़ी कर लेते हैं वो। और कई बार तो ऐसी हद कर देते हैं कि उनको मतलब ही नहीं होता कि सामने से कौन आ रहा है या पीछे से कौन जाने वाला है। वो अपनी ही धुन में गर्दन को टेढ़ी करके मोबाइल पर बात करते हुए चले जाते हैं, गाड़ियां चलाते रहते हैं ना। तो ये भी एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है। और हॉर्न का प्रयोग हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी के बारे में जागरूक करने के लिए होता है कि भाई गाड़ी आ रही है, ना कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए हम बार बार हॉर्न बजाएं। और अनावश्यक जो स्टंटबाजी है उससे हमें बचना चाहिए। मोड़ संकेत हैं, उन्हें चिन्हों का जो उपयोग किया गया है उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और अचानक अपनी लेन नहीं बदलनी चाहिए। और वाहन की जो गति है, सबसे बड़ी बात कि उसे आप अगर नियंत्रित रखते हैं तो न जाने कितनी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो फिर इसलिए रफ ड्राइविंग जो है वो बिल्कुल भी ना करें। और इससे जो पैदल चलने वाले लोग भी होते हैं, जो निर्दोष जिन्हें कह सकते हैं ना, कि उन पर भी बहुत उन जान का खतरा होता है। हर बार जब कोई ड्राइवर निर्धारित गति से या सीमा से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने का विकल्प चुनता है तो वो सबको ही खतरे में डाल देता है। इसलिए रफ ड्राइविंग या आक्रामक ड्राइविंग से बिल्कुल सही कहा आपने कि आक्रामक जो ड्राइविंग आप करते हैं उससे भी आप बचें, क्योंकि इससे आपका वाहन भी खराब होता है और जो सड़क का माहौल है वो भी खराब होता है। और लापरवाही से आप गाड़ी चलाते हैं, एक आपराधिक, ये भी अपराध है संगीता जी। आप अगर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो ये एक अपराध की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि वाहन को तेज रफ्तार से चलाना और स्टॉप लाइन को, स्टॉप जो साइन है उन्हें अनदेखा करना, दूसरे वाहनों को ओवरटेक कर देना या नशे में गाड़ी चलाना, ये सभी लापरवाही से गाड़ी चलाने के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए ये धारा 279 आईपीसी के तहत भी अपराध माना जाता है। और ओवरलोड भी करते हैं। बाइक है तो उसमें 3-3, 4-4 बैठ जाएंगे। बिल्कुल, अगर ट्रोला है तो वो बहुत ओवरलोडेड होकर चलता है, पूरी सड़क को घेर लेता है, जिससे आने वाले जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। और एक बात और है कि यदि कोई वाहन मालिक मोटर को चलाने के समय लापरवाही बरतता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत अपराध माना जाता है। और इसके अनुसार संगीता जी, चालक जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे दंडित भी किया जा सकता है। गाड़ियां भी जमा हो जाती हैं। बिल्कुल। जी, एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखी और सखाओं का स्वागत है। और हम दंड की बात कर रहे थे संगीता जी, अगर अब हमने गाना नहीं सुनाया तो हमारे श्रोता हमें दंडित कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। भूल गई है सुना, दिल पे
जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन। शुरू में लोग मुझसे कहते, ये भी कोई नाम हुआ? अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है। मीना कुमारी। आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ। बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। इस हफ्ते आपसे मुखातिब होंगे जाने माने संगीतकार राहुल देव बर्मन। एक गाना अब मैं आपको ऐसा सुनाता हूँ जो मैं 2 दफा गा चुका हूँ। शायद आप चौंक गए होंगे। पहली बार बंगाली में, स्वप्नो अमार हारिए गेछे, और दूसरी बार हिंदी में आशा जी के साथ। सपना मेरा टूट गया। हमारे संग्रहालय की अनमोल रिकॉर्डिंग 4 जनवरी शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर विशेष जयमाला राहुल देव बर्मन द्वारा प्रस्तुत। तो संगीता जी, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे अपने विचार हमारे लिए लिखे हैं। हाँ। एक श्रोता लिखते हैं कि सड़क पर खतरनाक तरीके से या अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रति समुचित ध्यान और सावधानी के बिना वाहन चलाना बहुत गलत है, अवैध है ना। और एक श्रोता ने लिखा है कि रफ ड्राइविंग इंदौर में बहुत होती है। आप कितनी भी अच्छी गाड़ी चला रहे हो पर सामने वाले को कोई मतलब नहीं है। जहां ओवरटेक करना होगा वो करेगा, कभी भी कहीं भी एकदम सामने आ जाएंगे। आपने अपनी जान खुद बचानी है, दूसरे को कोई मतलब नहीं होता। सिग्नल पर भी इंतजार नहीं होता और वहां भी सबसे आगे खड़े होना है तो ग्रीन सिग्नल तो बाद में होता है, उससे पहले तेज गति से निकलना हो जाता है। अपनी जान की ना दूसरों की जान की किसी की भी चिंता लोगों को नहीं है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि रफ ड्राइविंग से बचे। भाई हम तो ठीक तरह से ड्राइविंग करते हैं, अपनी तरफ से चलते हैं, मगर सामने वाला ही रॉन्ग होगा, ये शायद इन्होंने लिखा है। रॉन्ग साइड चल रहा है और आकर किसी से हमसे भिड़ जाए तो, टकरा जाए तो हम क्या करें। एक और श्रोता ने लिखा है कि रफ ड्राइविंग से बचें, इसके कारण सब आपका ही नहीं दूसरों का भी नुकसान होता है या आपकी जिंदगी को तो खतरे में डालता ही है रफ ड्राइविंग, और साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डालता है। इसलिए जो सरकार ने जो गाड़ी चलाने के लिए स्पीड निर्धारित की है, इस स्पीड में गाड़ी चलाएं और गाड़ी को हेडफोन वगैरह लगाकर भी न चलाएं। बिल्कुल सही, उससे भी नुकसान हो सकते हैं। इन ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले 2 दशकों से सभी मोटर वाहन दुर्घटनाओं में से लगभग 1/3 के लिए तेज गति जिम्मेदार रही है और सभी ट्रैफिक दुर्घटनाओं में 29% के लिए तेज गति ही जिम्मेदार रही। गति आपकी सुरक्षा को तब भी प्रभावित करती है जब आप गति सीमा पर गाड़ी चला रहे हो, लेकिन सड़क की स्थिति के लिए बहुत तेज, जैसे खराब मौसम के दौरान जब सड़क की मरम्मत चल रही हो या रात में किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर्याप्त रोशनी नहीं हो, आपको तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तेज गति से गाड़ी चलाने से न केवल गाड़ी चलाने वाले की जान को खतरा है बल्कि उसके आसपास सड़क पर मौजूद सभी लोगों की जान को भी खतरा होता है, जिसमें कानून लागू करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसे सुलझाने में हम सभी को मदद करनी चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ ड्राइविंग से बचे। भाई रफ वर्क तो हम सभी स्कूल और कॉलेजों में करते आए हैं, ऐसे में क्या अभी रफ कार्य से जी नहीं भरा जो अब जीवन से खिलवाड़ करने वाले ड्राइविंग जैसे रफ कार्य करने पर उतारू होंगे, फिर चाहे खुली जगह हो या पर्वतीय क्षेत्र या फिर भीड़ भाड़ वाले स्थान ही क्यों न हो। अगर जान प्यारी है फिर रफ ड्राइविंग से अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम सिर्फ अकेले ही नहीं हैं घर में, हमारा परिवार भी होता है, लोग भी होते हैं जो लोगों का इंतजार करते हैं घर पे, और फिर अचानक से कोई खबर आए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो फिर ये लोगों के लिए भी कष्टदायक सब बिल्कुल सही बात है। और जो जिस व्यक्ति का दुर्घटना होती है वो घायल हो जाता है, सोचिए कैसी स्थिति में होता है। कई बार हमने देखा है वाहनों के अंदर से लोगों को निकाला जाता है, खून से लथपथ होते हैं कुछ लोग, है ना, या गाड़ी में आग लग जाती है, गाड़ी पलट जाती है, तो देखने के बाद आप कितने दिन तक चैन की नींद नहीं ले पाते संगीता जी। और एक
और जी, और एक चीज ये भी है कि अगर गलती से किसी को लग भी गई है तो वहां से भागने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को ठोकर मार के लोग आगे चले जाते हैं या बूढ़ों को, बुजुर्गों को ठोकर मार के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी से टक्कर किसी तरह से लग गई है तो वहां रुकना चाहिए, देखना चाहिए और बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हैं और गलती से हो गया है तो आप अपनी बात कह सकते हैं, माफी मांग सकते हैं और जिस व्यक्ति को आपकी वजह से कष्ट हुआ है उसकी मदद कर सकते हैं। आप उसे पैसे की मदद दे सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उसे सांत्वना दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो डर जाते हैं तो फिर वो वहां से फिर चले जाते हैं और फिर वहां पर वो अपराधिक साबित हो जाते हैं, सही होते हुए भी कई बार। एक श्रोता ने अच्छा लिखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस देते समय ही अब कुछ टेस्ट किए जाते हैं। पहले तो बिना टेस्ट ही मिल जाता था। रोड पर तरह तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं जो निर्देशित करते हैं कि आपको आगे सड़क मुड़ रही है, ऊपर ब्रेकर लगा है, स्कूल है, अस्पताल है, लेकिन कुछ लोग इनकी अवहेलना कर मुसीबत में फंस जाते हैं या असावधानी से इसका पालन करके दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ड्राइविंग के समय रफ ड्राइविंग नहीं करें, ट्रैफिक सिग्नल्स का निर्देश समझें, उनके नियमों का पालन करें, 2 पहिया हेलमेट लगाकर चलाएं और 4 पहिया को सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। गति सीमा बिना वजह कम या अधिक न करें। सामान्य गति से गाड़ी चलाकर भी हम उस जगह पहुंच सकते हैं जबकि तेज गाड़ी चलाकर हम नहीं और कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, और अब एक गीत सुन ले। बिल्कुल। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। क्या कहूँ तुमसे कह नहीं सकता, बिन तुम्हारे मैं रह नहीं सकता। तुमको गर एतबार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए।
सबकी जिंदगी में ऐसे ही बहार आती रहे, यही शुभकामनाएं हैं और नए साल की भी यही शुभकामनाएं। बिल्कुल सही कहा, बहारें ही बहारें हों। और फिलहाल ले लेते हैं एक अंतराल। तो इस अंतराल के बाद अपने सखी और सखाओं का हम स्वागत करते हैं। जी मंदाकिनी जी, हाँ, समाज में कुछ ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिन्हें याद कर हमारा सर बिल्कुल श्रद्धा के साथ झुक जाता है। आज सखी विशेष में हम उन्हीं विशेष व्यक्तित्व वाली महान नारी का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज 3 जनवरी है और आज है भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती। और आज संगीता जी हम उन्हीं को, उनके महान कार्यों को याद करेंगे इस कार्यक्रम में। समाज सेविका, शिक्षिका और कवित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने ऐसे दौर में अलग जगाई जब शायद लड़कियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। उन्होंने उस दौर में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए। बिल्कुल, और असामाजिक और बुरी रीतियों के खिलाफ सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिलकर आवाज उठाई। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी जो कुरीतियां फैली हुई थी उनके विरुद्ध भी उन्होंने काम किया। सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन समाज सेवा में बीता। उन्होंने गलत जो चीजें हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ी, समाज में फैली कुरीतियों के लिए भी आगे आई। बिल्कुल, और सावित्रीबाई फुले को जो है बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था संगीता जी, क्योंकि उस जमाने में पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था, असंभव था। और उन्होंने इस कठिन समय में महिलाओं के लिए जो किया या बालिकाओं के लिए जो किया वो कोई साधारण उपलब्धि नहीं है और साधारण आदमी कर भी नहीं सकता है संगीता जी। वो जब स्वयं स्कूल पढ़ने जाती थी तब भी समाज का विरोध झेलती थी, लेकिन वो हारी नहीं और इन सब के बावजूद वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा का उन्होंने हक दिलवाया। उन्होंने आधुनिक मराठी काव्य का उन्हें अग्रदूत माना जाता है। साथ ही आज एक सदी की अगर बात करें तो जब लड़कियों की शिक्षा को एक कह सकते हैं कि अभिशाप माना जाता था, तो उस दौरान उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला, पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। बिल्कुल, और सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत का हमेशा विरोध किया और इसी कुरीति के चलते उन्होंने अपना संघर्ष भी जारी रखा। और आज इस कार्यक्रम में ऐसी महान हस्ती को हम कोटि कोटि नमन भी करते हैं जी। और अब देखिए यही सब चीजें हैं जिनकी वजह से जो समाज है वो काफी बदला है और जो बालिकाएं हैं वो आज पढ़ लिख पाई हैं। आज अगर हम अपने ऊपर दृष्टि डालें तो हम आराम से पढ़ने गई अपने समय में स्कूल कॉलेज, और आज बच्चियां पढ़ने विदेश जा रही हैं, कहां जाकर जो बालिकाएं हैं नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन आज भी संगीता जी कुछ परिवार ऐसे हैं जो थोड़ा भेदभाव बरतते हैं। वो लड़कों को ज्यादा पढ़ाना पसंद करते हैं, लड़की को 10वीं पास करा दी या 11वीं पास करा दी और घर बैठा देते हैं कि बाहर कहाँ भेजेंगे, लड़की जात है, कल कुछ बुरा न हो जाए। या उनके मन में कहीं ना कहीं असमानता की भावना होती है, लड़की को ज्यादा क्या पढ़ाना है, इसकी शादी करेंगे और अगला घर देखना है जैसे हमने देखा। तो ये जो भावनाएं है ना, ये भी उसका भी विरोध उन्होंने किया था। और आज भी लोग समझे इस बात को कि लड़की को पढ़ाना कितना जरूरी है, अपनी बालिका को पढ़ाना कितना जरूरी है। और बहुत से परिवारों में तो लड़कियां ही अकेले होती हैं, तो
उनका परिवार को भी संभालती हैं और कमाती हैं और खुद भी खाती हैं और अपने परिवार को भी निभाती हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर लड़कियां ही लड़कियां हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने माता पिता का जो है सर वो शर्म से झुकने नहीं दिया, है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अपनी बालिकाओं को पढ़ाएं लिखाएं, बहुत ऊंचा बनाएं और उसे इस काबिल बना दें कि कल उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत आए तो वो अपना आर्थिक जो है पोषण कर सके, अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। हमने दिल के बदले आपको दिल दे दिया। आज हमने दिल के बदले आपको दिल दे दिया। इस इनायत, इस नवाजिश, इस करम का शुक्रिया हमने भी दिल में छुपा ली। ये निशानी आपकी, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। आप मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई गम नहीं। क्यों न मिल जाए कि पूरब और पश्चिम हम नहीं। बन गया मेरा फसाना अब कहानी आपकी, मेहरबानी आपकी। हम तो इस काबिल थे, है कदरदानी आपकी, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया राम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। हाँ जी, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे विचार अपने पेश किए हैं सावित्रीबाई फुले पर। क्या है संगीता जी, जरा पढ़ेंगे? लिखते हैं कि देश की पहली महिला शिक्षिका मुख्य अध्यापिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पर उनके समाज कार्यों को विनम्र अभिवादन पुणे स्थित भिड़े वाड़ा में शुरू की गई लड़कियों की पहली पाठशाला में तत्कालीन समाज की प्रखर विरोध का मुकाबला करते सावित्रीबाई ने अध्यापन कार्य किया। अपने पति समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के जो कंधे से कंधा मिलाकर समाज का कार्य किया, शोषण विरहित समता अधिष्ठित समाज निर्मिति, अनिष्ट रूढ़ी परंपरा, किसानों का आर्थिक शोषण, जाति भेद के खिलाफ आवाज उठाकर सामाजिक क्रांति की नींव डाल दी। भीषण अवर्षण वाला दुष्काल और प्लेग की दूसरी महामारी में उन्होंने अन्न छत्र शुरू किए थे और वैद्य की सेवा में भी बहुमूल्य उनका बहुमूल्य सेवावृत्ति दिखाई। उनका अमूल्य त्याग, जागरूकता और स्नेह से ही आज की महिला जो है वो खुली सांस ले रही है। बहुत ही उन्होंने पूरा एक व्यक्तित्व लिख दिया है सावित्रीबाई फुले का। एक श्रोता लिखते हैं कि सावित्रीबाई कुशल लेखिका थी और उन्होंने समाज परिवर्तन की वकालत करने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल भी किया। उनके लेखन से समाज के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे उसे अपने पूर्वाग्रह और भेदभावों का सामना करने का आग्रह किया गया। उन्होंने शक्तिशाली कविताएं और लेख लिखे जो महिलाओं की दुर्दशा और उत्पीड़ित लोगों द्वारा झेले जाने वाले अन्याय को उजागर भी करते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावित्रीबाई फुले न केवल महिलाओं की शिक्षा की हिमायती थी, बल्कि दलित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का भी प्रबल समर्थक थी। सामाजिक सुधार के प्रति उनके समर्पण के कारण गर्भवती और भी तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं महिलाओं के साथ, तो उनके लिए एक आश्रय गृह की स्थापना उन्होंने की और एक अनाथालय की नींव रखी गई। उन्होंने निचली जातियों और अछूतों के सामने आने वाले बहुत सारे अन्याय जो होते थे उनको पहचाना और उनके उत्थान के लिए भी अथक प्रयास किया। बिल्कुल। एक श्रोता लिख रहे हैं कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं और जो जातिगत जो भेदभाव था उनको दूर करके उन्हें शिक्षित करने के प्रयासों में लगी रही। और एक श्रोता लिखते हैं संगीता जी कि मंदाकिनी जी और संगीता श्रीवास्तव जी नमस्कार। विविध भारती सखी सहेली में शिक्षा, बातें, ज्ञान का भंडार, जिसमें हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। और हम लोग भी श्रोताओं के कमेंट्स लेते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ उससे जानकारी मिलती है भी सीखने को। बिल्कुल। और देखिए, बात सीखने की आई तो मुझे एक चीज और याद आई कि कल 4 जनवरी है और कल लुइस ब्रेल की जयंती है। तो जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है वो भी इस पद्धति से कितना कुछ सीख गए हैं और एक बहुत बड़ा आविष्कार है ये लुई ब्रेल ने जो जिस तरह का एक कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए दिव्यांग लोगों के लिए जो साधन बनाया, वो कितना उनके लिए जिंदगी भर के लिए आरामदेह हो गया कि वो उसे सीखकर एक बड़ी से बड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। और हर साल चूंकि 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं और ये दिन वैश्विक स्तर पर भी दृष्टि बाधितों के लिए बेहद खास दिन के रूप में हम मना रहे हैं और लुइस ब्रेल की जन्मदिन के मौके पर इसे मनाते हैं। जी, तो ब्रेल लिपि का उन्होंने आविष्कार किया था, सभी जानते ही हैं। ब्रेल लिपि आंखों से न देख पाने वाले दृष्टि बाधित लोगों के लिए है और इसका उपयोग किया जाता है और इसी विषय के लिए किया जाता है। आंखों से देख न सकने वाले लोग इसे वरदान की तरह इस्तेमाल करते हैं या उनके लिए वरदान की तरह है। इसमें विशेष प्रकार के उभरे हुए कागज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मंदाकिनी जी एनेक्डोट्स भी कहते हैं। तो विशेष प्रकार के ये होते हैं और जिस पर उभरे हुए जो बिंदु होते हैं छुआ जाता है, उन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। यानी जो एक तरह से कहें कि भाई अंधेरी जिंदगी में उजाले की ये एक किरण है ब्रेल लिपि। बिल्कुल। वही सीखने की बात पर मैं कह रही थी कि कितना कुछ सीख लिया दिव्यांगों ने, जो दृष्टिबाधित लोग हैं ब्रेल लिपि से कितना कुछ सीख गए हैं। एक आपकी ललक होनी चाहिए सीखने की, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की बात अगर हम करें तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं पाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में दृष्टिबाधितों के होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 6 नवंबर 2018 को ये प्रस्ताव पास किया कि हर साल लुइस ब्रेल के
के जन्मदिन के मौके पर 4 जनवरी यानी कल विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। तो और दृष्टिबाधित होना कोई वैसे कहा जाए तो देखिए आधी अधूरी जिंदगी जीने का नाम नहीं है, बल्कि आप ये समझें कि आम लोगों की तरह भी जी सकते हैं और पढ़ सकते हैं और खुश हो सकते हैं, हंस सकते हैं, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कर भी सकते हैं, दिल खोल कर जी सकते हैं, और इन्हें भी पूरा अधिकार है जीने का। बिल्कुल जीने का अधिकार है, और लोग जीते भी हैं। अभी जो लोग पढ़ लिख गए हैं, दिव्यांग लोग हैं, आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए संगीता जी, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपसे मिलते हैं और बात करते हैं। मेरे परिचित थे, वो मुझे जब भी मिलते रास्ते में उन्हें पता चल जाता था मेरी आवाज से कि मैं मंदाकिनी बोल रही हूँ। उसके बाद जब वो मुझसे बात करते थे तो लगता ही नहीं था कि ये दिव्यांग हैं या दृष्टिबाधित हैं। उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो बोलने का तरीका, उनकी आवाज का जो तेज था और उनकी स्मार्टनेस देखकर कहीं हमें नहीं लगता था कि उनमें कोई हीन भावना आ गई है या वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। नहीं, वो उतनी ही शिद्दत के साथ आगे बढ़ते गए। बाद में जाकर वो प्राध्यापक बने, प्रिंसिपल भी बने हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व हमने अपने आसपास देखे हैं। तो आप लोग भी अपने मन की आंखों से दुनिया को समझ सकने की क्षमता रखते हैं, और उसके लिए ब्रेल साक्षरता एक ऐसा साधन है जो अंधेरी दुनिया में शिक्षा का दीपक जलाकर आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। तो ये ब्रेल लिपि जो है आपके पढ़ने की और कुछ जानने की इच्छा की ललक को पूरा करता है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ब्रेल लिपि के द्वारा, अगर आप दृष्टिबाधित हैं या आपको नहीं दिखाई देता है। तो अपने मन के दरवाजे खोलें और मन की आंखों से दुनिया को पहचानें और समझें और दुनिया की सैर करें।
तो संगीता जी, हमारे श्रोताओं ने इस पर भी अपने विचार लिखे हैं। हाँ। आप लिखते हैं कि लुई ब्रेल जो लिपि है, जिसमें अक्षरों और शब्दों को उभरे हुए बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, और ये लिपि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने और लिखने की अनुमति देती है, और ये लिपि दुनिया भर में उपयोग में भी लाई जाती है। और हाँ जी, एक और श्रोता लिखते हैं कि लुई ब्रेल जयंती, भाई ये विद्यालयों में लोकप्रिय ब्रेल लिपि के जनक हुए लुई ब्रेल के जन्मदिन पर आज ही के दिन हर साल की तरह आज उनकी ये जन्म जयंती समारोह मनाया जा रहा है। उनके प्रति इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक फ्रांसीसी शिक्षक और आविष्कारक थे ये, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए पढ़ने और लिखने का एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्फे में हुआ था। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनके पिता बढ़ई थे। लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी 3 साल की उम्र में एक दुर्घटना के कारण चली गई थी, और लुई ब्रेल ने अपनी शिक्षा पेरिस के राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान से प्राप्त की, जहां उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। उन्होंने 1824 में अपनी लिपि का पहला संस्करण प्रकाशित किया, जिसे ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाता है। और ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें अक्षरों और शब्दों को उभरे हुए बिंदुओं के ऊपर दर्शाया जाता है। ये लिपि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने और लिखने की अनुमति देती है, और ये दुनिया भर में उपयोग की जाती है। अभी आजकल जो है, जब से ये इसका आविष्कार हुआ। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि लुई ब्रेल का निधन 6 जनवरी 1852 को पेरिस में हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद ब्रेल लिपि का उपयोग दुनिया भर में फैल गया, और ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। बिल्कुल सही कहा। लोगों ने इतना कुछ सोचा लुईस ब्रेल ने, और देखिए पूरी दुनिया बदल डाली उन्होंने, जो दृष्टिबाधित लोग हैं। हाँ, तो संगीता जी, मुझे आपसे एक शिकायत थी। अच्छा। वो ये कि अभी नववर्ष आया है ना, तो आपने मुझे कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजा ही नहीं। देखिए, ग्रीटिंग कार्ड तो बस अब ख्वाबों में, ख्यालों में रह गया। आपने बस एक मेरे को मोबाइल से नववर्ष की शुभकामनाएं दी और मैसेज फॉरवर्ड कर दिया सीधे, है ना। और एक जमाना ऐसा था जब बैठे रहते थे बहुत देर तक, भाई कि क्या भेजना है। हाँ, सोचते थे कि क्या भेजना है, कैसे भेजना है। फिर दुकानों में गए और खास जो है ग्रीटिंग कार्ड को पसंद किया गया, और अपने हाथों से भी बनाते थे तरह तरह के ग्रीटिंग कार्ड। हाँ, और हम भेजते थे, और उसको सालों साल संभाल कर रखा जाता था। बिल्कुल, उसको इतना तह लगा के, मुझे तो याद है किताबों के बीच में मैं रखती थी, और बाद में जब खूब सारे कार्ड्स इकट्ठे हो जाते थे तो कॉर्नर पे, जो कमरे का कॉर्नर होता है ना, वहां पे सबको स्टिच करते थे उससे, और उसको लंबे रूप में लटकाते थे कि मेरी फ्रेंड्स ने भेजा, ये उसने भेजा, ये उसने भेजा, ये उसने भेजा। और वो हमेशा हमें याद रहते थे कि उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो शुभकामनाएं हम पढ़ा करते थे। हाँ, उसमें लिखा भी तो रहता था ग्रीटिंग कार्ड में। कई बार शेरो शायरी होती थी, कई बार जी कविताएं होती थी, दुआएं होती थी। हाँ, तो हर उम्र के लिए फिर छांटना पड़ता था कि ये किनको दिया जा सकता है। बिल्कुल सही है। और इसमें भी होता था कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज्यादा बड़ा है। उसमें इतने सारे पेजेस हैं, है ना, और एक छोटा सा कार्ड है, न जाने कितने। और छोटे छोटे कार्ड्स भी भेजते थे हमारे फ्रेंड, बहुत छोटा कार्ड्स, बड़े भी आते थे, वो भी भेजा जाता था। और बहुत ही क्यूट और प्यारे से वो कार्ड हमें लगते थे। और कई बार जो है बड़े बड़े कार्ड्स भी आते थे, और उन्हें हम इतना संभाल कर रखते थे जैसे कोई पुस्तक हो प्यारी सी, है ना। और वाकई आपने सही कहा कि सालों साल वो संभाल कर रखे जाते थे। और आज भी अगर हम अपने पुराने किताबों में खंगाले ना, तो कहीं ना कहीं 1-2 ग्रीटिंग तो मिल ही जाएंगे, जो हमारे अपनों ने हमें भेजे हैं। लेकिन आज इसका दौर जो है थोड़ा कम हो गया है। लेकिन देखिए, ग्रीटिंग कार्ड की जो एक कहते हैं ना कि एक याद है, वो हर साल जहन में अपने आप से उभर कर आती है। कि ऐसा लगता है कि बस ये जो व्हाट्सएप में अब है कि सबको विश कर देना, बहुत सारे केक हैं, बहुत सारी चीजें भेज दिया, लेकिन ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं। लेकिन ये चीजें जो याद है वो मिटा नहीं पाए, मिटा नहीं पाते। और भले ही आज हमें वीडियो मैसेजेस मिलते हैं और बहुत सारी डिजिटल रूप से सजी हुई दुआएं मिलती हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं। ऐसा नहीं कि आज भी जो मिलती है वो बहुत आकर्षक होती हैं, लेकिन वो खुद की नहीं होती। जो मौलिकता है ना, वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम अपने पेन से, अपने कलम से लिखकर जब 4 पंक्तियां किसी को भेजते थे ना, प्रिय संगीता कैसी है, और फिर उसके नीचे 4 पंक्तियां लिखकर तुम्हारी मंदाकिनी, ये जो प्यार
प्यार है ना, वो प्यार उसी में नजर आता था। वो चिट्ठियों में, जैसे हम कहते हैं ना कि पुराने पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों को नहीं भूलते, ठीक वैसे ही ग्रीटिंग्स थे जी। और दूर दराज में भी वैसे ही भेजे जाते थे, बिल्कुल, है ना, कि उसको लिफाफे में किस तरह से रखना है, बंद पता लगा के। अच्छा, उनके अलग आते थे, बड़े वाले लिफाफे भी आते थे, छोटे भी आते थे, तो उनको भर के और फिर भेजा जाता था। तो कभी ये भी होता था, बड़ा इंतजार होता था, भाई नया साल है तो फिर ग्रीटिंग्स क्या भेजेंगे, वो चिंता का विषय होता था। दिवाली है, होली है, और बाई हैंड भी देते थे, कई बार सामने दोस्त खड़ा है या खड़ी है उसको भी देते थे कि मेरी तरफ से ग्रीटिंग, बर्थडे में जा रहे हैं तो ग्रीटिंग, गिफ्ट के साथ भी ग्रीटिंग दिया जाता था कि हम ग्रीटिंग तो देंगे ही देंगे। इतना शौक होता था। लेकिन आज दौर बदल गया है। आज हम जब बाजार निकलते हैं तो बहुत कम दुकानें रह गई हैं। हमारे शौक भी लगभग नदारत से हो गए हैं, और हम भी कोशिश यही करते हैं कि मोबाइल में एक मैसेज ढूंढा अच्छा सा और सभी को सेंड कर देते हैं। तो वही तो है ना कि जितनी मेहनत तो फिर यादें भी उतनी लंबी, जितनी कम मेहनत तो यादें भी बहुत छोटी छोटी सी हो गई। तो बस ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भाई, आ गया। हाँ, और हम भी उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। एक फॉर्मेलिटी सी हो गई है कि नया साल आ गया है, हमें अपने दोस्तों को शुभकामनाएं भेजनी है। तो ठीक है, भाव होता होगा, अच्छे भाव से भी हम भेजते होंगे, लेकिन वो जैसे ही आता है हम भी उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। और वो जो फीलिंग्स है ना, जो एक भाव होते थे, प्रेम के भाव है ना, स्नेह के भाव, वात्सल्य के भाव, वो नजर नहीं आ पाते फिर। और कहीं ना कहीं इच्छाएं भी होती थी, भाई ये चीज है तो इसको संभाल कर हमें यहाँ तक रखना। अब ये है कि मोबाइल में कितनी चीजें संभाल के रखी जाए, कैसे संभाल के बाद उसे डिलीट कर ही देते हैं। हाँ, चीजों को लोग संभालते हैं आज भी, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी ना कभी अत्यधिक जब आपके पास मैसेजेस होते हैं तो पुराने डिलीट होते भी चले जाते हैं। तो एक अंतर जो है वो तो आया ही है। मेमोरीज भर जाती है ना, फिर उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बिल्कुल जी। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, आप कहें तो ये गीत सुनवा दें। जी। पिया खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, पिया खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। आहों में असर तो जरा होने दो, शुरू दर्द जिगर तो जरा
संगीता जी, ये तो बात सही है कि जहाँ प्रेम होगा हर कोई खींचा हुआ चला आएगा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ग्रीटिंग कार्ड का घाटा आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण हुआ है। कार्ड का चलन घटता ही जा रहा है, कार्ड कोई भेजता नहीं है, लेकिन ग्रीटिंग कार्ड आने की और उसे हाथ में लेने की जो खुशी मिलती थी वो अलग ही होती थी। कोई भी व्हाट्सएप या ईमेल संदेश उस खुशी के आगे फीका है। ये ग्रीटिंग कार्ड में अपनों का प्यार मिलता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम चलन ये फिर से शुरू कर दें। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो ग्रीटिंग कार्ड का चलन होता था, उस पर शेरो शायरी लिखना, अपनों को आए हुआ ग्रीटिंग कार्ड देना, बार बार पढ़ना और उसे संभाल कर रखना। ये सारी बातें अब स्मार्टफोन में आने के बाद गायब सी हो गई हैं। अब तो हर आदमी फोन के माध्यम से ग्रीटिंग कार्ड का आदान प्रदान करता है, पर वो सुकून नहीं मिलता। वो जो हमारी पीढ़ी ने जो वो वक्त और उस वक्त का जो तकनीक का जो वक्त अब देखा है उसमें हमें मजा नहीं आता है। तो अब सबसे लेते हैं इजाजत, सभी को संगीता श्रीवास्तव और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली